वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। पहले हमने बेसिक्स पढ़े थे उसके, और आज हम उसका एक टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, वाइब्रेशनल energies of a diatomic molecule। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि वाइब्रेशन एनर्जीज की अगर हम बात करें तो इसका जो अगर हम देखें तो E V इज इक्वल्स टू V प्लस हाफ एच न्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, EV इज इक्वल्स टू V प्लस हाफ एच न्यू, जहां पे हमारा V क्या होता है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं हम। तो वाइब्रेशंस की अगर हमें एनर्जी देनी है तो वाइब्रेशंस की एनर्जी जो है वो हम किस फॉर्मूले से देंगे, हमारे EV इज इक्वल्स टू V प्लस हाफ एच न्यू से हम उसको एनर्जीज को प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम V को क्या लिखते हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। जैसे हम माइक्रोवेव में पढ़ा था हमने कि माइक्रोवेव में J क्या होता था, हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर होता था या रोटेशनल एंगुलर क्वांटम नंबर, तो उसी तरीके से हमारा V कहलाएगा। ठीक है, अब हमने ये बात हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब देखो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कि वाइब्रेशन के एनर्जीज को हम देख रहे हैं तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली जब हम एक मॉलिक्यूल को, तो हमने एक मॉलिक्यूल को एज अ स्प्रिंग की तरह मान के चलते हैं। ठीक है, एंड जब हमने इसको एज अ स्प्रिंग माना है तो स्प्रिंग में हम इसको हुक्स लॉ के थ्रू इसकी स्टडी को करते आए हैं। ठीक है, अब इससे पहले हमारा देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या लगता है, एनर्जी हमने बात कर ली, फाइनली हम इसको रिजल्ट, इस वाले रिजल्ट को हम निकालेंगे भी, लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या लगता है हमारा। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें इसकी, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहेगा, two atoms combine to form a covalent bond। मतलब अगर हमें दो एटम्स को लेकर आ रहे हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये A है एंड ये B है। ठीक है, A है और B, हम इन दोनों को लेकर आए और हमने यहाँ पे इसके बीच में ये क्या बनाया है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब कुछ ना कुछ के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये देखना है कि भाई क्या करें इसमें। तो देखो जब भी ये दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, A के पास इसका न्यूक्लियस होगा, B के पास इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, दोनों का न्यूक्लियस है। अगर हमें ये पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास आते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन क्रिएट होता है, और अगर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पास आएगा तो अट्रैक्शन होगा। तो बिटवीन बोथ न्यूक्लियाइज दे फॉर्म रिपल्शन फोर्स, एंड बिटवीन देयर इलेक्ट्रॉन्स देयर इज ऑल्सो एन रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब जब रिपल्सिव लग रहा है तो डेफिनेटली कि प्लस इसके पास है तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसके ये यहाँ पे तो अट्रैक्शन लगाएगा। तो दोनों चीज़ें हमारे एक मॉलिक्यूल को बनाने में लगती हैं, फिर चाहे से वो रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो। जैसे जैसे रिपल्शन होता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन भी अप्लाई होता जाता है, और दोनों को बैलेंस करने के लिए
क्या बोला, दोनों को बैलेंस करने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस क्रिएट की जाती है और उस मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है एंड दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब कि ये जो हमारी ये जो लेंथ मैंने बनाई है इसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और इसको जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमने ये चीज़ बोली है, इसी को हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। तो सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि भाई जब हम दो को बना रहे हैं, दो एटम्स को लेकर आ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों फोर्स लगते हैं बिटवीन बोथ न्यूक्लियस और बोथ इलेक्ट्रॉन्स और बिटवीन वन न्यूक्लियर एंड वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों केसेस के अंदर ही वहाँ पे एक ऐसी बॉन्ड लेंथ, एक ऐसी डिस्टेंस क्रिएट करना चाहेगा जहाँ पे उसकी डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाए, जहाँ पे ना अट्रैक्शन लगे ना रिपल्शन लगे। ऐसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने इसको पहले ये पढ़ा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड and during this formation their nuclei of both atoms feels repulsive force, whereas both electrons of atoms also feel repulsion, and along with that nuclei of one atom and electron of another atom feels attraction, ठीक है। तो या तो दोनों हमारे न्यूक्लियाई के अंदर रिपल्शन लगेगा या फिर हमारे एक न्यूक्लियर और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। इसी को हम बोलते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद हम ये लिखेंगे इसका तीसरा पॉइंट। अब इन दोनों ने हमारा काम कर दिया है, पूरा हो चुका है इनका काम, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दे क्रिएट वन डिस्टेंस, ठीक है। सो द सिस्टम सेटल्स एट अ मिनिमम एनर्जी स्टेट, द सिस्टम settles at a minimum energy state at a equilibrium distance, at a equilibrium distance, and this distance is known as इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम इसको? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है।
इसको क्या बोला हमने, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जो हमने बनाया है हम उसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने इसको, हमने जो ग्राफ बनाया है वो पोटेंशियल एनर्जी और आर इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। या फिर हम इसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिख दे, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, अब इसके बीच का जब हमें ग्राफ बनाना था तो देखो हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ को, ये आता है हमारा कुछ पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा पैराबोलिक ग्राफ हमें दिखाई देता है। अब इस पैराबोलिक में हम कुछ और चीज़ें मेंशन करते, देखो यहाँ पे जो होता है हमारा एक मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे ये जो स्टेट है, ये वाली स्टेट जो कहलाएगी वो कहलाती है हमारी आर इक्विलिब्रियम। दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, ओके। some another color we want, this want, ये दिखेगा क्या, हाँ नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है, ब्लैक, ये तो बिल्कुल ना दिख, ठीक है, ठीक है, समथिंग दिस एंड दिस एंड दिस इज व्हाट आर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमारी स्टेट रहेगी। तो ये देखो अट्रैक्शन रिपल्शन रिपल्शन होते 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 कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो यहाँ में हमारे दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, तो यहाँ पे ये ए डैश हो गया और यहाँ पे ये बी डैश हो चुका है। तो इस तरीके के हम डिस्टेंस को हमारा शो करते हैं, इसी को बोलते हैं हम हमारा पैराबोलिक कर्व, ठीक है। ये कैसा है हमारा पैराबोलिक कर्व, ठीक है। अब इस पैराबोलिक कर्व के अंदर भी हमारा ए है, बी है, ए डैश एंड बी है। तो देखो जैसे जैसे हमारी एनर्जी डाउन जाती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे रिपल्शन हो रहा था, रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे अट्रैक्शन होता गया है वहाँ पे हमारी स्टेबल एक कंडीशन आएगी जिसको हम आर इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे 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 एनर्जी बढ़ती रहेगी तो रिपल्शन बढ़ते जा रहे हैं हमारे, तो देखो गैप भी इंक्रीज होता जा रहा है ना हमारा। तो इस तरीके से हमारी कंडीशंस जो है वो आ जाती है। तो तो देखो जहाँ रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है हम उसको क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। जहाँ पे हम कंप्रेशन बोल रहे हैं और साथ ही साथ हमारी स्प्रिंग कैसे बिहेव करती है, जैसे इलास्टिक जहाँ पे हमारा कंप्रेशन होता है या हमारी एक्सटेंशन होता है। तो कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एज ए स्प्रिंग की तरह बात करेगा। जब ये स्प्रिंग की तरह हमारा बात करता है तो देखो क्या होगा, ड्यू टू compression and extension it behaves like a spring, ठीक है। स्प्रिंग की तरफ therefore it follows हुक्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं हम, हुक्स लॉ कहते हैं। तो ड्यू टू द हुक्स लॉ ओपनिंग द स्प्रिंग, तो हुक्स लॉ क्या कहता है हमारा, F इज इक्वल्स टू माइनस का K R माइनस का R इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेयर F क्या है हमारा, F इज इक्वल्स टू restoring force, K is equals to force constant,
R is equals to internuclear distance, ठीक है भाई। आर इक्विलिब्रियम तो हमारी वो ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारा वो एज अ इक्विलिब्रियम में आ जाए, जो हमारी बॉन्ड लेंथ हो जाए, एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जहाँ तक हमारे चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हमारा स्प्रिंग की एनर्जी को डिनोट की जाती है, जो कि होती है हमारी हाफ के आर माइनस का आर इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, कि हमारे स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो डेवलप्ड होएगी। दूसरी बात, हमने यहाँ पे नेगेटिव ऑफ के यूज़ किया है, क्योंकि जब भी हम एज ए स्प्रिंग को, देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग है, इसमें जब भी हम इसको खोजते हैं तो हमने फोर्स अगर नीचे की तरफ लगाया है तो फोर्स कांस्टेंट कहाँ डेवलप होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो विद द नेगेटिव इट डेवलप्ड, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ये फोर्स हूँ तो कांस्टेंट कहाँ लगता है, ये इधर लगता है, तो एफ और ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव अप्लाइड इन द नेगेटिव ऑफ इट, ठीक है। नेगेटिव हो गया, हमारा एनर्जी की फॉर्म के अंदर आ चुका है। अब इसी मॉडल को, ये जो एनर्जी का ये मॉडल आया है, दिस मॉडल इज known as SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर इसको हम सिंपल की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ये, कि देखो हमने वाइब्रेशन की एनर्जीज निकाली कि हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेशन शो करता है। तो वाइब्रेशन एक्चुअली में क्या है कि जब दो एटम्स पास पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों क्रिएट हो रहे हैं। तो जब अट्रैक्शन है और रिपल्शन है, जब दोनों इस तरीके से क्रिएट होते हैं तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वाइब्रेशन शो कर रहा है, एंड उस वाइब्रेशंस की वजह से हमारा फोर्स डेवलप हो रहा है, उसी फोर्स की वजह से एनर्जी भी निकल कर आ रही है। उसी एनर्जी को हमने किस फॉर्म के अंदर हम लेकर आए हैं, SHO की फॉर्म में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब भाई हम ये पूछना चाहें कि मैम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कैसे बिहेव कर रहा है ये, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा SHO मॉडल, कि बेसिकली हमारा SHO मॉडल है क्या, ठीक है। तो देखो हमने ये बात करी कि जब हमारा R, ठीक है, R माइनस आर इक्विलिब्रियम अभी हमने लिखा था, R इज हमारी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है, और हमारी जो कहलाएगी R इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगी। तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, मतलब जो बॉन्ड लेंथ आ जाए हमारे, ठीक है। हमने ये बोला इफ, ठीक है, पॉइंट शुरू कर रहे हैं हम इसके, इफ फर्स्ट पॉइंट R इज इक्वल्स टू आर इक्विलिब्रियम हो जाए, जब R इज इक्वल्स टू आर इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में इस एट दिस the molecule is in the रेस्ट पोजीशन। तो तब जब हमारा मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, हमारा रेस्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, मतलब अभी तक जो है वो केवल अपना ऐसे बैठा है, कोई वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन सेकेंडली अगर हम उसके अंदर इफ गिव सम एनर्जी, अगर हमने कुछ एनर्जी स्टार्ट दी, ई इट स्टार्ट्स वाइब्रेट्स, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ है, सिर्फ वाइब्रेट्स हुआ है, एंड इफ सम मोर एनर्जी इज प्रोवाइडेड, then molecule starts oscillating,
तो पहले अगर तुमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी है तो तब तक तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल केवल अभी वाइब्रेशन शो कर रहा है, लेकिन अगर जैसे ही हमने उसको क्या करा है, मॉलिक्यूल को थोड़ी सी और एनर्जी दे दी है, तो वो ऑसिलेशन से शुरू कर देगा। जैसे हम स्प्रिंग है, ठीक है, पेंडुलम की तरह एक ऑसिलेशन होता है ना, एक पेंडुलम होता है, इधर जाता है इधर जाता है, सपोज लाइक दिस, दिखेगा कि यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक ये पेंडुलम होता है, ये इधर जाता है फिर इधर जाता है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या शो करता है, ऑसिलेशन शो करता है ना। सेम उसी तरीके से जो है ये हमारी चीज़ें शो करेगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या होने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। जैसे ही ऑसिलेशन शुरू करेगा, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाएगी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, और उस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को गिवन किया जाता है हमारे इससे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट, तो सर oscillation frequency is there, ठीक है, जो कि गिवन होती है म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट के अंदर के म्यू, और अगर इसी का वेव नंबर की फॉर्म में दिया जाए तो 2 पाई सी रूट में के म्यू। ये होते हैं हमारे 2-3 फॉर्मूले जिससे कि हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ें हैं ये सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर हमारी चलेगी, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो हम ये बोलते हैं कि अगर हम हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखना चाहें कि मैम मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो देखो इसी से हम रिलेट भी कर सकते हैं कि हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे फोर्स कांस्टेंट के। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, देखो के है, के जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या आती रहेगी, स्ट्रेंथ आती जाएगी। तो मतलब अगर हम फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उतनी ही हमें एनर्जी उसको देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये चीज़ हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ गिवन होती है और हमसे ये पूछा फोर्स कांस्टेंट गिवन होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता है। तो अगर हम ये चीज़ ध्यान है कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट है, तो हम चीज़ों को जो है वो ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि वाइब्रेशन एनर्जी सिमिलर टू, ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेटिव पार्ट देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी मैंने स्टार्टिंग के अंदर लिखी थी वो एक्चुअली आई कहाँ से है। तो एज वी नो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है, एज वी नो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस का v इज इक्वल्स टू 0। दिस इज नोन एज आर श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। एक मिनट, एट पाई स्क्वायर एम अपॉन के अंदर एच स्क्वायर ई वी माइनस का v इज इक्वल्स टू 0 हमारी ये कहलाती है, ठीक है। और यहाँ से हमने ये वाली जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट किया था अभी, तो बाय एस एच ओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन is given by E is equals to हाफ के एक्स स्क्वायर,
ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर से इसको दे दी, ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट इसी के अंदर अगर हम बात करें, पुट इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो वी गेट डेल साई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर EV माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे तो हम इसको यहाँ पे ये चेंज ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं V। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हुए बाद में। देन उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, हमारा ये 0 on solving equation third, on solving equation third we get, let's forward on to next page. Okay, so we get EV is equals to V plus half H nu। ठीक है, ये आ जाता है हमारा एक नया फॉर्मूला, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हमारी जो एनर्जी है वो गिवन होती है V प्लस हाफ एच न्यू की फॉर्म के अंदर गिवन होती है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखो, जैसे हमने माइक्रोवेव में बात की थी, हमने उसके एनर्जी लेवल्स को निकाला था। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स हम निकाल रहे थे, हम V की वैल्यू J की वैल्यू पुट कर रहे थे वहाँ पे 0 1 2, इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी पुट करनी है हमारे V की वैल्यूज को। ठीक है, अब V की वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो देखो क्या क्या आता है। दूसरी बात अगर हम बोले तो ये जूल के अंदर चलती है ये वाली। ठीक है, तो अब देखो V क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। मैं डिफरेंट यहाँ पे केस लिख देती हूँ। केस 1 लिखा हमने V इज इक्वल्स टू 0। जैसे तुम V इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो EV इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ H न्यू आएगा, देन EV इज इक्वल्स टू हाफ H न्यू। ठीक है, यही चीज हमारे पास आएगी। ठीक है, अब देखो कि जब तुमने V की वैल्यू को 0 पुट किया है तब भी हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे अराइज हो रही है, और जब कुछ वैल्यू अराइज हो रही है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। इसका मतलब इन द ग्राउंड स्टेट इटसेल्फ इट हैव सम एनर्जी, और उस एनर्जी को नाम दिया जाता है। इस एनर्जी को अगर हम नाम दें तो इस एनर्जी का नाम होता है 0 पॉइंट एनर्जी। मेरा शायद Z को ज़्यादा ही अच्छा बन गया है ना, वापस लिख देते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोलेंगे हम इसको, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी। कई बार क्या होता है 0 पॉइंट एनर्जी की ही डेफिनेशन पूछ लेता है। तो व्हेन द मॉलिक्यूल इज इन ग्राउंड स्टेट, व्हेन द मॉलिक्यूल is in ground state, then it has some energy itself present in that state
which is not equal to 0, which is not equal to 0, ठीक है, which means molecule vibrates in its ground, which means molecule vibrates in its ground state itself. मतलब ये कि अगर हमने ये बोला था कि R इज इक्वल टू आर इक्विलिब्रियम है, एट दैट पॉइंट रेस्ट पोजीशन में होता है, लेकिन बाय न्यूमेरिकली और प्रैक्टिकली ये नहीं है। प्रैक्टिकली ये चीज़ आ रही है कि इटसेल्फ मॉलिक्यूल के पास एट दैट ग्राउंड स्टेट कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और वो जो एनर्जी है वो उसके इटसेल्फ वाइब्रेशंस को प्रोवाइड करती है, एंड उसी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी इन इट्स ग्राउंड स्टेट itself, एंड दिस इज इट्स वाइब्रेशन एनर्जी, एंड दिस its vibration energy. ठीक है, तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी की अगर हम बात करोगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी एट दैट मोमेंट भी उसके पास प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम पहले बात करते थे हमारी एनर्जी जीरो हो जाती थी, तो ऐसा नहीं है, जीरो केस नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इटसेल्फ कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट रहेगी एट दैट मोमेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चले इसमें। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़े इसमें, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो देखेंगे वो देखेंगे इसके एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल्स के अंदर वही डिफरेंट केसेस हमें रखने हैं। ठीक है, केस 1 हम बात कर चुके हैं, हाफ एच न्यू है, इसी तरीके से हमें केसेस को स्टडी करना है। तो V इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट केस देखते हैं। V इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर हमारा क्या सिचुएशन आएगी, तो इसके ऊपर जो E रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, हाफ एच न्यू। ठीक है, देन सेकेंड हम बात करेंगे V इज इक्वल्स टू 1, V इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर जो हमारी एनर्जी, ठीक है, थर्ड V इज इक्वल्स टू 2, फोर्थ V इज इक्वल्स टू 3, फिफ्थ V इज इक्वल्स टू 4, इन सब के ऊपर हम हमारी एनर्जीज को चेक कर लेंगे। तो E इज इक्वल्स टू 3/2 एच न्यू आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5/2 एच न्यू आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 7/2 एच न्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा E इज इक्वल्स टू 9/2 एच न्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो ग्राफ मतलब एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पे हम सीधा बताते थे, लेकिन स्टार्टिंग में हमें पढ़ा है कि ये एज ए स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, तो स्प्रिंग एज अ हमें पैराबोलिक ग्राफ देगी। तो जितने भी वाइब्रेशंस हम शो करेंगे वो हम इसके पैराबोलिक ग्राफ के अंदर ही शो करेंगे। ठीक है, ग्राफ की अगर हम बात करें तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे हमारी एनर्जी हो गई, ठीक है, एनर्जी हो गई, यहाँ पे हमारी बॉन्ड डिस्टेंस हो गई, बॉन्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, मैंने अभी बात बोली थी कि हम उसको बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वही तो हमारी बॉन्ड लेंथ है, जिससे हमने जो चीज़ बनाई है वो वही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ग्राफ जाएगा, उसके अंदर फिर हम हमारे एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हाफ एच न्यू थी, 3/2 एच न्यू, एच न्यू, 5/2 एच न्यू, 7/2 एच न्यू, और ये आ जाएगी हमारी 9/2 एच न्यू।
ठीक है, तो ये आ गए हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब अगर हम इसके अंदर देखो हमारे ट्रांजिशंस की निकाले कि हमारे ट्रांजिशंस जो है वो कितना आएगा, और साथ ही साथ स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारी स्पेसिंग आ रही है वो स्पेसिंग जो है वो स्पेसिंग किसके इक्वल आ रही है, हमारी h न्यू के। 3/2 माइनस 1/2 कर लो तो हर के अंदर डिस्टेंस जो बनाओगे वो h न्यू का ही डिस्टेंस बनाओगे। वहाँ पे माइक्रोवेव में जब हमने बात की थी, जब हम लेवल्स बना रहे थे, हम अलग अलग उसके ऊपर बना रहे थे हमारे, ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, h न्यू का। वहाँ हम देख रहे थे तो कहीं पे 2b था, कहीं पे 4b था, कहीं पे 6b का डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल कितना हमारा क्रिएट हो रहा है, हमारे h न्यू का ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे केवल और केवल हमारे सेम लेवल्स के ऊपर बनाते जाएंगे। एनर्जी डिफरेंस की अगर हम बात करें, देन अगर हम यहाँ पे नेक्स्टली हमारा एक और है कि उसके बाद हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, नेक्स्टली हम इसका सिलेक्शन रूल देख लेते हैं। सिलेक्शन रूल क्या कहता है, डेल वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। पहली बात, अगर सिलेक्शन रूल की कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होते हैं, सिलेक्शन रूल इज दैट कि जहाँ पे हमारे ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशंस कि किस लेवल्स के ऊपर हमारे ट्रांजिशन पॉसिबल है उसको सिलेक्शन रूल कहते हैं। तो ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पॉसिबल होंगे, प्लस माइनस 1 के ऊपर। मतलब अभी जो हमने यहाँ पे ये एरियाज बनाए हैं तो 1/2 से 3/2 हो सकता है, 3/2 से 5/2 हो सकता है। तो इस तरीके के ट्रांजिशन से हमारे पॉसिबल होंगे। प्लस मतलब यहाँ से प्लस हाफ, ठीक है, हाफ है, इस तरीके से या तो एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो। +4, ठीक है, ये भी एक बार लिख ही देते हैं हम। प्लस पॉजिटिव मीन्स एब्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव मीन्स एमिशन। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो कि हमारा क्या कहता है कि किस तरीके से जो है हमारे ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। हमने वहाँ पे भी रिजिड नॉन रिजिड पढ़ा था ना। रिजिड हम बोलते थे कि बहुत अच्छा है हमारा, नॉन रिजिड हमारा था कि उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस को कवर अप कर रहा था। सेम इसी तरीके से हमारा एसएचओ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, उन्हीं लिमिटेशंस को हम फर्दर हमारे कंटिन्यू करते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक जो कि हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज आती है जो कि हमारा प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के ऊपर होती है। ठीक है, इसका में कुछ नहीं है, इसके अंदर हमें चेक करना है हमारे डायपोल मोमेंट, whether a molecule have a permanent dipole or not. If the molecule have a permanent dipole, then definitely it would be a IR active molecule, and if it does not have, then it will not be an IR inactive. ठीक है, तो अगर वो मॉलिक्यूल है तो हमारा मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है तो IR एक्टिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। डिपेंड करता है हमारे मोनो एटॉमिक गैसेस के ऊपर। मोनो एटॉमिक गैसेस के अंदर हमेशा जो है वो मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव होगा, और अगर हमारी डायटॉमिक गैसेस आ रही है जिसमें हमारा परमानेंट डायपोल मिलता है तो वो होगा। ये हम पिछले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं, नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर को चेकआउट करें एक बार। थैंक यू।